अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के बारे में है, जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की जो मेन दो टाइप्स हैं उनको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। अब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब देखिए, मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपने एक पॉपुलेशन है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, उसके 40,000 स्टूडेंट्स हैं और उनका आपने एवरेज CGPA निकालना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा हमारे लिए कि हम उन 40,000 स्टूडेंट्स का अलग अलग CGPA नोट करें फिर उसकी एवरेज निकालें? तो ये एक तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, इस पे कास्ट भी ज़्यादा आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको बजाय उस पूरी पॉपुलेशन यानी कि उस 40,000 को पूरे के पूरे को स्टडी करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसमें से एक सैम्पल कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 1000 स्टूडेंट्स, 1500 स्टूडेंट्स, 2000 स्टूडेंट्स, हम डाटा इकट्ठा उनका करेंगे और उनकी एवरेज निकालेंगे और फिर उसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक अंदाज़ा लगाएंगे, एक एस्टिमेशन करेंगे पॉपुलेशन की। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर आपको दी जाए, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो कि रोज़ाना जो है वो 5,000 बल्ब बना रही है, तो क्या उसके लिए पॉसिबल होगा कि वो उन 5,000 बल्ब को जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या उनकी क्वालिटी को चेक कर सके? तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे टाइम लगेगा, ज़्यादा उनको लोग चाहिए होंगे और डाटा इकट्ठा करने में, उनको चेक करने में। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो उनमें से कुछ बल्ब को चेक कर लेंगे, मिसाल के तौर पे 500 बल्ब को चेक करेंगे और उनकी क्वालिटी की बेस के ऊपर वो कहेंगे कि बाकी जो बल्ब हैं उनकी क्वालिटी भी ऐसी ही है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सैम्पल के अंदर जिसके अंदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं किसके बारे में, होल पॉपुलेशन के बारे में। तो इसके जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज़ द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन आर इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्राम द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैम्पल। कि सैम्पल के अंदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो हैं उनको स्टडी करके, उनका एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं किसके बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप को समझ आ जाए कि मिसाल के तौर पे आपने एक जो है वो किसी डिज़ीज़ के लिए कोई मेडिसिन तैयार की है, तो आप क्या करेंगे, आप सारे मरीज़ों के ऊपर एकदम तो चेक नहीं करेंगे ना उसको, आप क्या करेंगे, एक सैम्पल लेंगे। मिसाल के तौर पे 100 आपने पेशेंट्स लिए और उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ उनके अंदर कॉमन ट्रेट्स हैं, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब जब आपने उनके ऊपर अप्लाई किया 100 के ऊपर और आपने ये देखा कि उन 100 के ऊपर वो सही काम कर रही है, तो इसका मतलब है फिर वो हम क्या करेंगे कि पूरी पॉपुलेशन यानी उस बीमारी वाले जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको वो मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो हम कहेंगे, हम उसको क्या नाम है, यूनिवर्सलाइज कर देंगे या हम उसको जनरलाइज कर देंगे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कि जितने भी पेशेंट होंगे इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो क्या होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सैम्पल लेते हैं, सैम्पल के ऊपर हम एक चीज़ को स्टडी करते हैं और उस चीज़ के जो रिज़ल्ट आता है, उस स्टडी का रिज़ल्ट आता है, उसको होल पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेप्स हैं हमारे पास क्या हैं, हमारे पास सबसे पहले तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन आएगी, पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास सैम्पलिंग हम करेंगे, सैम्पलिंग में से हम क्या करेंगे, एक सैम्पल को उठाएंगे, उस सैम्पल के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे उसका, और ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है,
हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे, कंक्लूजन आएगी, वो किसके बारे में होगी? कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, कि आपके पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के अंदर सैम्पलिंग करेंगे, उसमें से कोई एक सैंपल उठाएंगे, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन ड्रा करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। अब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो है, इसके दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। एक है एस्टिमेशन और सेकंड वन क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। एक क्या है, एस्टिमेशन है, एंड सेकंड वन इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इन्हीं दोनों के ऊपर होगा। पहला जो इसके अंदर है वो क्या है, एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्या है जी, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन और सिंपली एस्टिमेशन. Population parameters are estimated from sample data because it is unpredictable to examine the entire population. So estimation is divided into point estimation and इंटरवल एस्टिमेशन. अब देखें एस्टिमेशन क्या है. अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं. ऊपर हमने जैसे बात की कि एक क्या है पॉपुलेशन है और दूसरा क्या है हमारे पास सैंपल होगा. अब जो सैंपल होगा ना, पॉपुलेशन के अंदर जो है आपकी जो क्या नाम है, पॉपुलेशन के अंदर जो न्यूमेरिकल एसोसिएशन होगी उसको हम कहेंगे पैरामीटर. क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे. न्यूमेरिकल एसोसिएशन जो पॉपुलेशन के अंदर होगी उसको क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे. और जो आपकी क्या नाम है सैंपल के अंदर होगी उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स. क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स कहेंगे. ठीक है, तो आपका जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है और वो अननोन होगा हमेशा. ठीक है, उसको हमने ज़ाहिर है फाइंड आउट करना होगा. जो पर्टिकुलर चीज़ हम स्टडी करना चाह रहे होंगे पॉपुलेशन के बारे में, तो उसका कोई ज़ाहिर उसका कोई पैरामीटर होगा. मिसाल के तौर पे हम मीन निकालना चाह रहे हैं पॉपुलेशन का, तो हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे सैंपल का और उस मीन को एस्टिमेट कर देंगे किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर. तो वो जो मीन था वो क्या है, पैरामीटर है. क्या है, पैरामीटर. तो पैरामीटर जो है पॉपुलेशन का, उसकी अननोन वैल्यू को के बारे में हम जो जजमेंट बनाते हैं, जो जजमेंट बनाने का जो प्रोसीजर है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं. ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये जो आपकी एस्टिमेशन है ये दो टाइप की है. एक है पॉइंट एस्टिमेशन एंड सेकंड वन इज़ इंटरवल एस्टिमेशन. नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है. पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक पूरा इंटरवल निकालेंगे और उस इंटरवल के अंदर हमारा जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू लाई कर रही होगी. जबकि पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू हमें यानी कि एक सिंगल वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन क्या है जी, पॉइंट एस्टिमेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पैरामीटर ऑफ अ पॉपुलेशन. ठीक है, ये भी उसी तरह से है कि एस्टिमेशन है, ज़ाहिर एस्टिमेशन की ही टाइप है. तो पॉइंट एस्टिमेशन भी एक क्या स्टैटिस्टिकल मेथड है जो क्या करता है, पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करता है. ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मीन्स हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस है. ठीक है, फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सैम्पल स्टैटिस्टिक. ठीक है, सच है सैम्पल मीन, सैम्पल वेरिएंस. देखा, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जैसे पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे बाय द सैम्पल मीन. ठीक है, सैम्पल का जो मीन होगा, ये जो सैम्पल का मीन होगा इसको क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक. और जो इसका मीन होगा या इसका वेरिएंस होगा पॉपुलेशन का, उसको हमने क्या नाम दिया है, पैरामीटर का. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि पैरामीटर से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल एसोसिएशन होगी वो क्या कहलाएगी, पैरामीटर पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आपकी न्यूमेरिकल एसोसिएशन होगी वो पैरामीटर कहलाएगी. और आपकी जो सैंपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल एसोसिएशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक कहेंगे. तो पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे. जैसे मीन अब निकालें ना, आपको पता है समेशन एक्स ओवर एन जब हम करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, तो एक हमें पॉइंट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन. ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए,
पॉपुलेशन के पैरामीटर को जो कि अननोन होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए। एग्जाम्पल के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर सैम्पल मीन हम यूज़ करेंगे तो सैम्पल मीन को पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर लेंगे। सैम्पल वेरिएंस को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट कर देंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अब जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो क्या होगा, अब देखिए हमने यहाँ पे कहा है कि सैम्पल स्टैटिस्टिक यूज़ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सैम्पल मीन है, तो ये जो सैम्पल मीन है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पल मीन को हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेटर। इसी तरह सैम्पल वेरिएंस जो है वो क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस को एस्टिमेट कर रहा होगा। तो ये जो सैम्पल वेरिएंस होगा ये क्या होगा, हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेटर क्या चीज़ है, जो कि आपके स्टैटिस्टिक यूज़ होंगे एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, सो अ स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये चीज़ याद रखें, बार बार मैं चीज़ को दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आपकी एसोसिएशन होगी पैरामीटर कहलाएगी, और वो हमेशा अननोन होगी जिसको हमने एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ द सैम्पल। और सैम्पल से रिलेटेड जो आपकी न्यूमेरिकल एसोसिएशन होगी दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो हम स्टैटिस्टिक को यूज़ करके क्या करेंगे, आपके पैरामीटर की एस्टिमेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो स्टैटिस्टिक यूज़ हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, उस स्टैटिस्टिक को हम क्या कहेंगे, पॉइंट एस्टिमेटर कहेंगे। ठीक है, सो सिंपली अ स्टैटिस्टिक यूज टू एस्टिमेट a population parameter is known as point estimator। और जो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे कहा है ना पॉइंट एस्टिमेशन है, तो एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो जो सिंगल वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एन एस्टिमेट। स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एस्टिमेटर इज कॉल्ड एन एस्टिमेट। सिंपल है, आपने क्या करना है, किसी पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए हमें जाहिर सी चाहिए सैम्पल से रिलेटेड जो आपका क्या नाम है, कोई भी न्यूमेरिकल एसोसिएशन होगी क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक। तो जाहिर सी बात है क्या होगी, एक स्टैटिस्टिक होगी। तो स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर देंगे। तो ये जो स्टैटिस्टिक यूज़ हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है कि आपने पैरामीटर जो है मीन, पॉपुलेशन का मीन निकालना है जो कि एक पैरामीटर है, तो उसको आपने जब एस्टिमेट करना है तो किसकी मदद से करेंगे, सैम्पल मीन की मदद से। तो सैम्पल मीन क्या कहलाएगा, यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा। इसी तरह आपने पॉपुलेशन वेरिएंस का जो ये एक पैरामीटर है, इसको आपने एस्टिमेट करना है तो आप स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, कौन सा, सैम्पल वेरिएंस का। तो ये जो स्टैटिस्टिक यूज़ होगा इसको क्या कहेंगे, पॉइंट एस्टिमेटर कहेंगे। और हमने ये कहा कि ये पॉइंट एस्टिमेशन है तो एक सिंगल वैल्यू आएगी, वो जो सिंगल वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेट। यहाँ पे एग्जाम्पल इसने दी हुई है कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनका एवरेज वेट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेट द एवरेज वेट। एवरेज क्या होता है हमें पता है, मीन होता है। ठीक है, क्या होता है, मीन होता है। अब ये जो देखें ना, उसने क्या किया, ऑल स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन कॉलेज, तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है, वो क्या है, पॉपुलेशन है। तो हमने क्या करना है, पॉपुलेशन को पूरे को स्टडी नहीं करना, हमने क्या करना है, एक रैंडम सैंपल लिया, वो क्या है 50 स्टूडेंट्स का है, और उनको हमने क्या किया, स्टडी करना है। तो अब ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, किसके अंदर आ रहे हैं, सैंपल के अंदर आ रहे हैं। अब इनका जो मीन निकलेगा या इनकी जो एवरेज निकलेगी वो क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक या पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा। ठीक है, तो उनका हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स मीन, एक्स बार। ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉइंट एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन मीन्स का। और एवरेज वेट जो होगा स्टूडेंट्स का, वो अगर हमारे पास अगर 60 kg निकलता है तो हमारे पास ये 60 kg क्या कहलाएगा, एस्टिमेट कहलाएगा। सो पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, एस्टिमेटर क्या है, वो वाला स्टैटिस्टिक जो कि क्या होगा, यूज़ होगा पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, और उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, एस्टिमेट कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या पढ़ी कि अगर एक कॉलेज है और कॉलेज के स्टूडेंट्स का हमने क्या करना है, एवरेज वेट निकालना है। तो अब वो जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज वेट है वो क्या है, हमारे पास बेसिकली पॉपुलेशन का वेट है, यानी कि वो पैरामीटर है। लेकिन हमने क्या करना है, सैंपल को यूज़ करना है। तो हमने 50 स्टूडेंट्स कंसिडर किए सैंपल के अंदर, उनका एवरेज वेट निकाला, यानी कि उनका मीन निकाला, जो कि क्या है, पॉइंट एस्टिमेटर है। और हमने निकाला वो जो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मीन निकलता है वो निकलता है 60 kg। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कहा था वो क्या होगी, एस्टिमेट कहलाएगी। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट चलते हैं कि आगे इसके बाद क्या है हमारे पास। एक एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है
ठीक है, कि कंप्यूट कैसे करना। ये पुरानी चीज़ें हैं कि आपने मीन कैसे निकालना है और उसके बाद वेरिएंस कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालना है, ये पुरानी चीज़ें। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करना है। सो नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज़, एक गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या। पहली जो चीज़ है कि अनबायसनेस हो, ठीक है। अब अनबायसनेस क्या चीज़ है? एक एस्टिमेटर है जो है उसको हम कहेंगे कि वो अनबायस है अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन जो है वो क्या है, इक्वल है करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर के, ठीक है। अब देखें, आपको अगर याद हो तो आपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने जो मीन की वैल्यू यूज़ की थी वो क्या थी? मीन से किससे रिप्रेजेंट हो रहा था वहाँ पे? एक्स से तो नहीं ना रिप्रेजेंट हो रहा था, मीन वहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रहा था? म्यू से, ठीक है। मीन वहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रहा था? ये म्यू से रिप्रेजेंट हो रहा था, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है म्यू, किस लिए यूज़ होता है? मीन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है मीन, ये जो एक्स बार है ये एक सैम्पल का है, ये किसका है? सैम्पल का मीन है, ठीक है। तो सैम्पल का मीन का यानी इसको हम क्या कहेंगे? एस्टिमेटेड मीन। देखें, सैम्पल का मीन हमने निकाला एक्स बार, अब उसको हम एस्टिमेट करेंगे। अगर वो एस्टिमेट जो है वो इक्वल आता है किसके? जो आपको करस्पॉन्डिंग गिवन हो पॉपुलेशन का पैरामीटर, तो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है? एस्टिमेटर जो है वो क्या है? अनबायस्ड है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये क्या है? बायस्ड है। इसी तरह अगर सैम्पल वेरिएंस की बात करें तो वो क्या होगा? वो जो है सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक बायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं होता। पॉपुलेशन का वेरिएंस ये हमारे पास है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? एस स्क्वायर क्या होता है? सैम्पल का वेरिएशन होता है, ठीक है, सैम्पल का वेरिएशन होता है। तो सैम्पल का वेरिएशन जो है वो इक्वल नहीं है किसके? पॉपुलेशन के वेरिएंस के। यानी जब हम इसको एस्टीमेट करेंगे ना, सैम्पल के वेरिएंस को जो जब हम एस्टीमेट कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसकी इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये क्या है? बायस्ड एस्टिमेटर है। क्या है? बायस्ड एस्टिमेटर। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा? जिसके अंदर आपका एक्सपेक्टेड मीन जो है सैंपल का वो इक्वल हो जाए किसके? पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसकी इक्वल हो जाए। दूसरी इसके अंदर चीज़ है कि कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? कहता है कि अगर सैंपल का स्टेटिस्टिक जो है और पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, अगर आप क्या करें, सैंपल का साइज़ बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल आपने पहले 50 स्टूडेंट्स लिए थे, अब आपने 70 स्टूडेंट्स लें, फिर अगली बार क्या कर लें? 90 स्टूडेंट्स कर लें, फिर 100 कर लें, यानी कि सैंपल साइज़ क्या करते जाएं? बड़ा करते जाएं, यानी कि पॉपुलेशन के करीब होते जाएं। जब आप पॉपुलेशन के करीब होते जाएं तो आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है और आपका जो सैंपल का स्टेटिस्टिक है, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो कम होता जाए, इनके दरमियान फ़र्क जो है वो क्या होता जाए? कम होता जाए। तो हम कहते हैं कि ये जो क्या नाम है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है। सिंपल है कि डिफरेंस, अगर दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है अगर वो सैंपल के बढ़ाने से कम होता जाए, ठीक है, सैंपल साइज़ बढ़ाने से क्या होता जाए? कम होता जाए। किस किस के दरमियान डिफरेंस? एक है सैंपल स्टैटिस्टिक, दूसरा क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो अगर इन दोनों के दरमियान, सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता जाए? स्मॉलर एंड स्मॉलर, कम से कम होता जाए। कब? जब आपका सैंपल साइज़ लार्ज होता जाए। जब हम सैंपल साइज़ को बढ़ाते जाएं तो सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता जाए? स्मॉल से स्मॉल होता जाए, ठीक है। तो फिर सैंपल स्टैटिस्टिक को हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, कि वो कन्वर्ज कर रहा है किसकी तरफ? पॉपुलेशन पैरामीटर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंस कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल का स्टैटिस्टिक है वो करीब होता जा रहा है। किसके करीब होता जा रहा है? पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस कब कहते हैं? ये इसकी कन्वर्जेंस की मिसाल ये है कि अब आपकी मिसाल के तौर पे लाइट रेज निकल रही हैं कहीं से और वो एक ही पॉइंट की तरफ जा रही हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं या ये जो रेज हैं ये क्या है? कन्वर्ज कर रही हैं इससे एक सिंगल पॉइंट की तरफ। तो
मतलब कि उसके करीब जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उसके करीब जा रही। तो हम यहाँ पे जब कह रहे हैं कि आपका सैम्पल स्टैटिस्टिक कन्वर्ज कर रहा है किसको, पॉपुलेशन पैरामीटर को, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसके करीब होती जा रही हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के, और इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होता जाए। तो अगर हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ाते जाएँ हम, और उसकी वजह से क्या हो कि आपका जो सैम्पल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं ये दोनों क्या होते जाएं, एक दूसरे के करीब होते जाएं, यानी कि डिफरेंस क्या होता जाए, कम होता जाए, तो हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर क्या है कि कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है उसको हम एफिशिएंट कहेंगे अगर क्या हो, वेरिएंस जो है सैम्पलिंग की वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो, लेस देन द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सेम पैरामीटर। यानी कि आप क्या करें, एक ही पॉपुलेशन के ऊपर डिफरेंट सैंपल्स ले लें, ठीक है। अब उसमें से जो आपकी जिस सैंपल की वेरिएंस सबसे कम होगी, ठीक है, जब जिसकी सबसे कम होगी हम कहेंगे कि वो क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है, सबसे कम। जैसे आपने मिसाल के तौर पे एक लिया ना लैम्डा 1, एक आपने सैंपल लिया था लैम्डा 2, ठीक है। तो अब लैम्डा 1 की जो है ना, और यानी कि लैम्डा 3 ले लें, लैम्डा 4 ले लें, लैम्डा 5 ले लें, जितनी भी पॉपुलेशन ले लें उनके जो वेरिएंसेस निकाल लें। तो अगर कोई ऐसा आपको ऐसा सैंपल मिल रहा है जो जिसकी जो वेरिएंस है वो सबसे छोटी है, ठीक है, इज़ लेस देन द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, किसी भी और अनबायस्ड एस्टिमेटर की जो आपकी क्या नाम है वेरिएंस है उससे क्या हो, इसकी जो वेरिएंस है वो क्या आ रही हो, कम आ रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, एफिशिएंट कहलाएगा। लैम्डा 1 विल सेड टू बी मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन M2। इसी तरह है सफिशेंसी। सफिशेंसी बेसिकली ये होती है कि आप अगर आपका जो सैंपल है ना वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ऐसे नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दे, आपको सैंपल के अंदर जो चीज़ें गिवन हो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हो, उन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहा हो और एक्सप्लेन कर रहा हो पॉपुलेशन के अंदर वो सारी चीज़ें, तो हम कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक है वो क्या है, सफिशेंट है। सो स्टैटिस्टिक एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स लैम्डा स्टैटिक जो है ये क्या चीज़ है, बेसिकली देखें ना, लैम्डा हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है उसके लिए। सो इस वजह से हम स्टैटिस्टिक के लिए लैम्डा स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, ये एक जस्ट नोटेशन है, ठीक है। सो कोई भी स्टैटिस्टिक जो है उसको हम कहेंगे कि वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है लैम्डा का अगर क्या करे, ये इट एग्जॉस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द सैंपल, के सैंपल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है उन सबको एग्जॉस्ट कर ले, उन सबको जो है डिस्क्राइब कर दे, उन सबको जो है एक्सप्लेन करे, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़े नहीं, बल्कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कंटेन है सैंपल के अंदर सारों को एक्सप्लेन करे। तो हम उस स्टैटिस्टिक को क्या कहते हैं, सफिशिएंट एस्टिमेटर कहते हैं, किसका, पैरामीटर का, जो कि पॉपुलेशन का होता है। ये जो लैम्डा है ये क्या है, पॉपुलेशन का पैरामीटर है, और इसकी हम करते हैं एस्टिमेशन, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या है, ये एस्टिमेटर होता है। तो ये एस्टिमेटर कब सफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाएगा कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सैंपल के अंदर कंटेन है उनको क्या करे, एक्सप्लेन करे। अब यहाँ पे आगे क्या लिखो, द मीन एक्स मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल फ्राम अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। नॉर्मल की बात कर रहा है कि अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल पॉपुलेशन है तो उसका जो मीन होगा वो पॉपुलेशन के मीन का क्या कहलाएगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाता है। एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, एक हमने कहा है कि पॉइंट एस्टिमेशन है, तो दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, कॉन्फिडेंस इंटरवल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको एक इंटरवल गिवन होगा और हम ये कहेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर की इस इंटरवल के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम कहते हैं कि चांस जो है वो 0.95 या 0.99 है, ठीक है। तो ये जो 0.95 और 0.99 है यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर की इस इंटरवल के अंदर लाई करने की, तो हम इस इंटरवल को कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। सिंपल है कि कोई ऐसा इंटरवल आपको मिल जाए, वहाँ पे था कि सिर्फ एक पॉइंट जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या एक पूरा इंटरवल है। हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर हमने निकालना है, जिसको एस्टिमेट करना है,
वो जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाए कर रहा है, और उसके इसके अंदर लाए करने के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.95 या 0.99, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम फिर कहते हैं कि ये इंटरवल क्या कहलाता है, हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। 95% या 99% कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है कि हम ये श्योर हैं कि 95% हम श्योर हैं या 99% हम ये श्योर हैं कि आपका जो पैरामीटर है, ठीक है, कि हमारा जो कंप्यूटेड इंटरवल है वो कंटेन करता है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन का जो अननोन पैरामीटर है उसको कंटेन करेगा ये इंटरवल। कितना चांस है, अगर 95% हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं तो इसका यानी कि कोई इंटरवल है ना ए बी, तो हम कहते हैं कि ये 95% क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 95% चांसेस हैं, हम ये श्योर हैं इस बारे में कि आपका ये जो 95% हम इतना श्योर हैं कि वो जो एस्टिमेशन जिसकी हम करना चाह रहे हैं, जिस पॉपुलेशन पैरामीटर की एस्टिमेशन हम करना चाह रहे हैं, वो 95% उसके चांस हैं कि वो इस इंटरवल के अंदर लाए करेगा, ठीक है, वो इस इंटरवल के अंदर लाए करेगा। सो इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्वियसली ये जो कि इंटरवल है, आप देखें इंटरवल क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपका एक इंटरवल है ना 1 3, तो इसका मतलब है 1 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, और ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी जैसे 1.1 आ जाएगा, 1.001 आ जाएगा, 1.0001 आ जाएगा। इन फैक्ट आपका 1 से 2 के दरमियान भी इनफाइनाइट जो है वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इसका इंटरवल के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो ये इंटरवल जो है इसका मतलब है हम बहुत सारी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। वहाँ पे था एक सिर्फ पॉइंट एस्टिमेटर के अंदर क्या था, एक सिंगल वैल्यू आ रही थी जो कि एस्टिमेट कर रही थी किसको, पैरामीटर को। यहाँ पे क्या होगा, एक पूरा इंटरवल यानी रेंज ऑफ वैल्यूज़ यूज़ होगी किसके लिए, पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। और हम ये कहेंगे कि उस इंटरवल के अंदर उसके हाई प्रोबेबिलिटी है उसके जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके एग्जिस्ट करने की, ठीक है। और इसको हम फिर क्या कहते हैं, ऐसे इंटरवल को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। और ये जो जितनी परसेंटेज हम कह रहे होते हैं, यानी कि जैसे 95% है या 99% है, तो इसका मतलब है कि 95% चांसेस हैं या 99% हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो कंप्यूटेड इंटरवल है उसके अंदर आपका जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है, यानी जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, वो इसी के अंदर लाया करेगा। अब ये जो ए और बी होंगी ये लिमिट्स हैं, इनको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस लिमिट, और जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 माइनस अल्फा से। तो हमारा जो पहला इसका पार्ट था, यानी हमने कहा कि दो टाइप्स हैं, एक क्या है एस्टिमेशन, तो वो जो एस्टिमेशन वाला हमारा टॉपिक था, यानी कि एस्टिमेशन के अंदर दो चीज़ें पड़ी हैं, एस्टिमेशन बाय पॉइंट यानी पॉइंट एस्टिमेशन, एंड एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक इंटरवल मिल जाता है जिसके अंदर हमारी हाई प्रोबेबिलिटी होती है उस वैल्यू की, उस पैरामीटर की जिसको हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, और वो जो जितने परसेंट वैल्यू या जितने परसेंट हम श्योर होते हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर वो वैल्यू आ रही है, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिमिट, कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, 1 माइनस अल्फा से। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका जो दूसरा पार्ट था उसकी तरफ। सो सेकंड वन जो था वो क्या था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। सेकंड वन उसके अंदर क्या था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला था एस्टिमेशन, दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हम अब देखें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस सिंपल है, जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा है काई-स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम दो किस्म के हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हम एक जो कुछ हमने मिसाल के तौर पे हम ये चेक करना चाह रहे थे कि एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या कहते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट, यानी कि उनके दरमियान कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके अपोजिट फिर हम जो हाइपोथेसिस लेते हैं वो क्या होता है, H1, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग्स के लिए हम क्या चेक करना चाह रहे होते हैं कि वो जो हमने हाइपोथेसिस किसी भी स्पेसिफिक
पैरामीटर के बारे में हमने एक डिस्क्राइब किया है, क्या वो ठीक भी है या नहीं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम क्या करें, उस हाइपोथेसिस को चेक करें कि आया जो हमने चीज़ एक हाइपोथेसिस के अंदर बयान की है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है। सो द स्टडी ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। क्यों? वी ड्रा द कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन। बेसिकली इन्फ्रेंस है ही, इन्फ्रेंस का मतलब ही यही है कि हम क्या करते हैं, एक सैम्पल को स्टडी करते हैं और उससे इन्फ्रेंस करते हैं या उससे रिजल्ट निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन के पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। सो वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैम्पल स्टैटिस्टिक। ठीक है। स्टैटिस्टिक सैम्पल के स्टैटिस्टिक से थ्रू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का? इज टू डिसाइड whether the assumption about the population parameter is reasonable or not. The tests of hypothesis are also called tests of significance. So test of hypothesis क्यों यूज़ किया जाता है? सिंपल है। इसका मकसद क्या होता है? हमने जो assumption ली होती हैं पैरामीटर के बारे में, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में, हम कोई हाइपोथेसिस जो है वो लेते हैं और कोई चीज़ बयान कर रहे थे, जैसे नल हाइपोथेसिस की बात हमने की थी। ठीक है। तो कोई ना कोई चीज़ हम बयान कर रहे थे कि ये चीज़ एग्जिस्ट, जैसे हमने कहा है कि वो एक दूसरे से क्या है, पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमने एक जो है क्या नाम है, अजम्पशन ली ना। तो इस अजम्पशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है। और उसका मकसद ये होता है कि चेक करें कि जो हमने अजम्पशन ली है वो रीज़नेबल है या नहीं है। एग्जाम्पल है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो क्लेम करता है कि उसने ट्यूब लाइट्स बनाई हैं और उसकी एवरेज जो लाइफ टाइम है वो क्या है, 1200 आवर्स है। ठीक है। तो हमने इसको चेक करना है। हम क्या करेंगे, 1200 उसका कोई सैंपल ले लेंगे ट्यूब लाइट्स का और उनको चेक करेंगे कि क्या वो वाकई में 12 आवर्स एवरेज लाइफ टाइम उनका निकलता है या नहीं। तो अगर निकलता है तो हाइपोथेसिस ट्रू होगा, अगर नहीं निकलता तो हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगा। सो बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ये मतलब है कि जो कुछ हम क्लेम कर रहे होते हैं किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, आया वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? ऐसा हाइपोथेसिस जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा हाइपोथेसिस जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। एनी अजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। और जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर इन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा, पॉपुलेशन आपको गिवन होगी, आपने सैंपल उसमें से लेना है, उसका सैंपल जो है उसको स्टडी करेंगे, उस सैंपल को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर वो अजम्पशन लगाएंगे और उनको अजम्पशंस को चेक करेंगे। किसके ऊपर? उस सैंपल के ऊपर। और फिर उसको क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जैसे हमने अभी बात की थी कि नल हाइपोथेसिस H0 से रिप्रेजेंट होता है और ये वो वाला हाइपोथेसिस है विच इज़ टू बी टेस्टेड टू कॉन्फिडेंस दैट इट इज़ ट्रू। ठीक है। नल हाइपोथेसिस ऐसा होता है जिसको हमने चेक करना होता है कि वो ट्रू है या नहीं। इसी वजह से जब हम उसकी काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, एंड पे हम चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर वो रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो रेंज के अंदर टेबुलर वैल्यू से कम आ रही होती है उसकी वैल्यू, जो काई स्क्वायर जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि वो उस रेंज के अंदर है, इसलिए जो है वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। और अगर उस रेंज से बाहर चला जाए तो हम कहते हैं एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, इस वजह से वो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, जिसको ये चेक किया जाता है कि वो ट्रू है या नहीं। क्योंकि हमने एक बात कह दी, नल हाइपोथेसिस के अंदर हमने एक बात जो कहते हैं, हम उसको चेक करना चाह रहे होते हैं कि ट्रू है या नहीं। हम कॉन्फिडेंस अपना बनाना चाह रहे होते हैं कि आया जो हमने बात की है एग्जैक्टली वो ट्रू है भी सही या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसको जाहिर सी बात है जिस तरह से भी हम एक्सप्लेन करना चाहें, जिस तरह से भी हम उसके ऊपर मेथड्स लगाएं और उसको चेक करें, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हमने टेस्ट करना है, जिस तरीके से मर्जी टेस्ट करें, लेकिन जब टेस्ट जिसको कर रहे होंगे वो हाइपोथेसिस क्या कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस। ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमेशा उसको चेक करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, वो ट्रू है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और हम ये कहते हैं कि एवरेज एज जो है वो क्या 18 ईयर्स है, तो ये जो 18 ईयर्स की एज है ये क्या होगी, हमारा हाइपोथेसिस होगी। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा
कि हमारा एवरेज जो है, यानी कि ये देखें ना, म्यू क्या है, एवरेज मीन है किसका, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का जो मीन है वो क्या है, 18 ईयर्स, यानी एवरेज क्या है स्टूडेंट्स की एज 18 ईयर है। तो ये नल हाइपोथेसिस। अब इसको चेक करेंगे कि आया ये ट्रू है या नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, ठीक है, अपने इसके ऊपर पूरा एतमाद लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस कहलाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके अपोजिट होता है, वो तब एक्सेप्ट होता है जब नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हाइपोथेसिस विच इज़ एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड, तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि इसके अल्टरनेट है कि अगर, यानी कि ये है ना कि आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है तो फिर उसके अपोजिट ट्रू होगा। वो जो अपोजिट ट्रू होगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वही है कि अगर हमने ये लिया है, नल हाइपोथेसिस लिया था कि क्या है, एवरेज एज 18 ईयर्स है, अगर तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि एवरेज एज 18 नहीं है, यानी कि या तो लेस देन 18 है या क्या है, ग्रेटर देन 18 है। उसके बाद आ जाता है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या करता है, दो चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। कितनी चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, दो चीज़ों को, विच स्पेसिफाइज, एक तो फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बायनोमियल है या क्या नाम है, नॉर्मल है, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो उसके बारे में बात करेगा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा, और दूसरा क्या बताएगा, वैल्यूज़ ऑफ ऑल द पैरामीटर, तमाम वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेगा। ये नहीं कि इन बिटवीन देगा, कहेगा कि म्यू लेस देन 18 है, म्यू ग्रेटर देन 18 है, नहीं नहीं नहीं, वो कहेगा म्यू एग्जैक्टली 18 है, ठीक है, या मीन एग्जैक्टली 18 है, एक्स का मीन एग्जैक्टली 18 है। वो ये नहीं कहेगा लेस देन है, ग्रेटर देन है, मिली जुली बात नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, एग्जैक्टली आपको वैल्यूज़ बताएगा। ये आगे चल के हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसकी। सो सिंपल हाइपोथेसिस दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, एक क्या करता है, फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की है उसके बारे में बताएगा, दूसरा किसके बारे में बताएगा, पैरामीटर्स की तमाम वैल्यूज़ के बारे में बताएगा हमें, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे उसी तरह के, अगर एवरेज एज जो है वो BS फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज की कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, BS फर्स्ट सेमेस्टर के, उनकी जो एवरेज एज है वो क्या है, आप देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें ये क्या बता रहा है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है, म्यू इक्वल टू 18, यानी कि मीन क्या है 18 है और वेरिएंस क्या है 9 है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता रहा है, ठीक है, कोई मिली जुली बात नहीं कर रहा, कह रहे हैं मीन जो है वो पक्का 18 ही है, इससे आगे पीछे नहीं है, वेरिएंस जो है वो पूरा 9 है, इससे आगे पीछे नहीं है। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दूसरा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को जो आपका हाइपोथेसिस स्पेसिफाई कर रहा होता है वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है, सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता है। लेकिन इसके अपोजिट जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो ये डज नॉट स्पेसिफाई ऑल वैल्यूज़ ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है। इसके अंदर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, उसके अंदर वो हमने कहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप भी बता रहा होगा और एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी बता रहा होगा पैरामीटर्स की। यहाँ पे क्या कहता है, पैरामीटर्स की एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बताएगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब देखें यहाँ पे देख, म्यू इज़ लेस दैन 18 या म्यू इज़ ग्रेटर दैन 18, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, म्यू इक्वल टू 18, वेरिएंस इक्वल टू 9, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बता रहा, तो इस वजह से ये क्या होगा, एक कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगा। बस ये चीज़ें देख लें, टाइप 1 का एरर क्या होता है और टाइप 2 का एरर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम डिसीजन कर रहे होते हैं ना, तो हम यानी कि नल हाइपोथेसिस है ना, तो नल हाइपोथेसिस के बारे में हम गलत डिसीजन क्या कर सकते हैं कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप गलती से उसको क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो, या दूसरा क्या है कि वो गलत हो और आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी कि आप अगर वो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तब भी आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर वो फॉल्स हो और आप उसको फिर क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तब भी क्या कर रहे हैं, आप एरर कर रहे हैं, ठीक है। सो एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो जबकि एच नॉट ट्रू हो, तब भी आप टाइप 1 का, तो तब भी एरर आएगा। और जब आपका क्या नाम है, एच नॉट जो है जब फॉल्स हो, यानी कि H1 जो है वो जब ट्रू हो, ऐसा ही है ना, जब एच नॉट फॉल्स होगा तो H1 ट्रू होगा, तो जब H1 ट्रू होगा तो इसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एरर आता है। तो दो टाइप के एरर हमारे पास आते हैं, एक जो है
एरर क्या होगा, जब एच नॉट जो है वो ट्रू होगा यानी एक्सेप्ट करने वाला हो और एक्सेप्ट करने वाला हो और आप क्या कर रहे हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हो इवन कि जब आपका एच नॉट जो है वो क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है, यानी कि रिजेक्ट करने वाला हो। उसके बाद क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कि एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। क्या मतलब कि आपका नल हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल ट्रू है तो उसको रिजेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है यानी कि ट्रू को भी रिजेक्ट करने की, ठीक है, ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहती है। और ये हमने आगे एग्जांपल्स के अंदर पढ़ा था जब काई स्क्वायर की एग्जांपल कर रहे थे और उसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। और फॉर एग्जांपल अब देखें हमारे और हमने ये कहा था कि ज़्यादातर जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है या 1% होता है, यानी 0.05 होता है या 0.01 होता है। अब देखिए 5% का क्या मतलब है, 5% का ये मतलब है कि 100 में से कितना चांस है, 5 चांसेस हैं रिजेक्ट करने के, ठीक है, ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के 100 में से 5 चांसेस है। 1% का क्या मतलब होगा कि 1 चांस है, 100 में से क्या है 1 चांस है, ठीक है, 100 में से 1 चांस है रिजेक्ट करने का, ठीक है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, सिंपली ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, वो क्या कहलाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाती है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा है कि उसको अल्फा से डिनोट करते हैं और ये दो तरह से होती है, 5% या 1%। 5% का क्या मतलब होगा कि 100 में से 5 चांसेस है और 1% का क्या मतलब होगा, 100 में से 1 चांस है उस ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का। क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन क्या होता है, वो वाला रीजन जहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, वो वाला एरिया जहाँ पे किसी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के चांस होते हैं। इसी वजह से हम जो है क्रिटिकल रीजन से कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यूज़, ठीक है। अगर वो उसकी रेंज के अंदर आ रहा हो तो फिर तो हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर उससे बाहर आ रहा हो तो फिर हम क्या कहते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। द रीजन इन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक विच लीड्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। इन दिस केस द रिजल्ट्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट कंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस। ऑब्वियस सी बात है, नल हाइपोथेसिस के साथ कंसिस्टेंट अगर होंगे तो नल हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नल हाइपोथेसिस से इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं होंगे। और इसके बाद आखिरी चीज़ है जो कि हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा, जहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उस रीजन के अंदर क्या करेंगे हम, नल विच लीड्स टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन। इसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट्स जो होंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। रिजेक्शन रीजन वो वाला रीजन है जहाँ पे हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की बात करते हैं। और एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, रिजल्ट्स जो होते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वो इनकंसिस्टेंट होते हैं नल हाइपोथेसिस के साथ। यहाँ पे क्या होगा, नल हाइपोथेसिस के साथ आपके जो रिजल्ट्स होंगे या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने थ्योरेटिकली देखा चीज़ों को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से जो रिलेटेड थी। तो ये दोनों टाइप्स आपने करनी है, ठीक है। एक तो एस्टिमेशन है और दूसरा क्या है हमारे पास, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये दो टाइप्स हैं। उसके अलावा हमने ये समझा कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होती क्या है, इन डिटेल हमने चीज़ों को देखा है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई हूँ। अगर नहीं क्लियर होती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन देयर। और इसके साथ आपने इसमें से काई स्क्वायर टेस्ट लाजमी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो एंड अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।